everyone and welcome back to my channel Law After College. Today is class 3rd of the series that we have started where we discuss some of the important judgments of 2024. The judgment that we are going to discuss today is Association for Democratic Reforms versus Election Commission of India. Now this judgment is from April 2024. So let's start this video and see what all happened in this case and how is it relevant for your CLAT PG exam. Starting with this case, it is a division bench case और इस केस में जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता थे. तो द फर्स्ट थिंग दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस केस वाज कि ईवीएम्स जो है वो कितनी अच्छी तरह वर्क कर पा रही हैं, कर भी पा रही हैं कि नहीं, क्या ईवीएम्स को बंद कर देना चाहिए, पेपर बैलेट सिस्टम आ जाना चाहिए. एंड सेकेंडली, इवन इफ वी कंटिन्यू द वर्किंग ऑफ ईवीएम्स, क्या जो वीवीपैट सिस्टम ईवीएम्स के साथ यूज होता है उसे 100% यूज करना चाहिए फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ 100% ऑफ वोट्स दैट आर पुट थ्रू द ईवीएम्स. तो ये बेसिक इश्यूज है. इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड समझते हैं इस केस का, उससे और अच्छी तरह क्लियर होगा कि इसमें क्या कहा गया. एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो फैक्चुअल बैकग्राउंड देखो, बेसिकली ये है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, जिसने क्या किया, जिसने एक पिटीशन फाइल की और ये कहा कि जो ईवीएम्स है उसकी रिलायबिलिटी को चैलेंज किया गया इस केस में. पिटिशनर्स ने ये कहा कि ईवीएम्स को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और कोर्ट को डायरेक्शन देने चाहिए कि दोबारा से पेपर बैलेट सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो दोबारा से हो जाए, और या फिर जितनी भी वीवीपैट स्लिप्स निकल के आती है ईवीएम्स में उनकी 100% काउंटिंग होनी चाहिए ताकि जो इलेक्शंस है उनकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया, डिवीजन बेंच ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी पिटिशनर्स की डिमांड कि पेपर बैलेट सिस्टम पे स्विच नहीं करेगा इंडिया और 100% वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. ने इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज किया पिटिशनर्स की कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इलेक्शंस में, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना वेरिफिकेशन अभी चल रहा है वो काफ़ी है. बेसिकली अभी क्या होता है, जो वीवीपैट सिस्टम है इसे कहते हैं वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल. अभी करेंटली हमारी कंट्री में क्या सिस्टम चलता है कि रैंडमली किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 पोलिंग स्टेशंस को चूज किया जाता है और उन पोलिंग स्टेशंस में जाकर के जितनी भी वीवीपैट की स्लिप्स हैं उन्हें काउंट किया जाता है टू इंश्योर कि जो ईवीएम्स पे वोट डले हैं और जो वीवीपैट स्लिप्स हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से रैंडमली 5 ऐसे स्टेशंस को सिलेक्ट किया जाता है. अब यहाँ पे पिटिशनर क्या कह रहे हैं, पिटिशनर ये कह रहे हैं कि या तो आप ईवीएम्स को हटा दो और पेपर बैलेट सिस्टम ले आओ, या फिर आप क्या करो, आप जो वीवीपैट की काउंटिंग है वो 100% कर दो. यानी कि जो आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो पोलिंग स्टेशन को, उसको बंद करके आप यहाँ पे हर पोलिंग स्टेशन की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर पोलिंग स्टेशन को काउंट करो और वैसी वेरिफिकेशन करो ताकि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सके इलेक्शन प्रोसेस की. सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर बैलेट सिस्टम पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि करंटली हमारे कंट्री में जो ईवीएम्स चलते आ रहे हैं वो सही वर्क कर रहे हैं. अगर हम पेपर बैलेट सिस्टम पे दोबारा जाएंगे तो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 97 करोड़ पीपल आर देयर, उनके वोट्स वहाँ पे रजिस्टर होंगे, उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगी, मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. और ऐसे ही 100% वेरिफिकेशन की भी जब बात की गई वीवीपैट में, उसमें भी ये कहा गया कि ये सब करना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी जो डेटा है जो हमें प्रोवाइड करता है कि अभी तक जैसे इलेक्शंस होते आ रहे हैं वो डेटा हमें ये नहीं बता रहा है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो रही है कि हमें अब 100% वेरिफिकेशन ऑफ स्लिप्स पे जाना चाहिए. और इस प्रोसेस को भी अगर हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो डिले होंगे, वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा लगेगी. तो ऐसे करके बेसिक कुछ रीजनिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की इस डिसीजन में. हमने इस केस का ये देख लिया कि फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या है इस केस के, इशूज़ क्या रेज हुए इस केस में, डिसीजन क्या दिया गया. अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है ऐसे केस का जिसके अंदर जो बातें इस केस में कही गई है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उस केस से लिंक्ड बातें, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं इस केस से लिंक की जा सकती है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. तो उस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को अभी हम देख लेते हैं एक बार. तो वो क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस केस को पढ़ते टाइम आपको पता होनी चाहिए फॉर योर क्लैट पीजी एग्जाम, उससे एक बार हम देख लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ईवीएम से. ईवीएम्स जो है वो बेसिकली उसके अंदर 3 यूनिट्स होती हैं. आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये आप अपने एग्जाम के लिए बस ये नाम याद कर लो. सबसे पहले यूनिट का नाम होता है बैलेट यूनिट, सेकेंड यूनिट का नाम होता है कंट्रोल यूनिट, और अगर वीवीपैट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस है इस ईवीएम में तो थर्ड यूनिट निकल करके आती है वीवीपैट यूनिट. ठीक है, ये बेसिक 3 यूनिट्स होती हैं किसी भी ईवीएम के अंदर. ईवीएम्स की अगर हम हिस्ट्री पे जाए तो कहीं ना कहीं 1960s में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था. हमारी कंट्री में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 1982 में
सबसे पहली बार ईवीएम को यूज़ किया गया था, कहाँ किया गया था? केरला में। उसके बाद 2004 के जो जनरल इलेक्शंस हुए वहाँ से हमारी कंट्री में नेशन वाइड ईवीएम सिस्टम का यूज़ किया गया। इसके बाद आगे बढ़े तो वीवीपैट की हमने बात की। वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये 2013 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारी कंट्री में, और इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट केस है विच इज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2013 का ये केस है। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि वीवीपैट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए ईवीएम्स के अंदर। उसके बाद आ जाइए, अब आपके जो इलेक्शंस का पार्ट है वो है पार्ट 15। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम इलेक्शंस को पढ़ते हैं, और इलेक्शंस के अंदर सबसे पहले आ जाओ आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 बेसिकली बात करता है इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल की, कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी होने वाली है विच इज गोइंग टू ओवरसी द सुपरिटेंडेंस ऑफ द इलेक्शंस, विच इज गोइंग टू सुपरवाइज द इलेक्शंस एंड कंट्रोल the manner in which elections are conducted in our country, and that authority is election commission. यहाँ पे एक और चीज़ देखो कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है पिछले साल का, विच इज़ अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2023 का केस है। इस केस में बेसिकली चैलेंज किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, और उस 3 मेंबर कमेटी में थे पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई। 3 मेंबर कमेटी को बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और ये एक बेसिकली टेम्परेरी कमेटी बनाई गई थी जब तक पार्लियामेंट अपना खुद का एक लॉ ना ले आए इनके अपॉइंटमेंट का। और फिर लेटर कुछ महीनों बाद ही पार्लियामेंट अपना लॉ ले आई थी रिलेटेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल विच वाज ऑफ 23। ठीक है, तो ये केस भी आपके लिए जानना जरूरी बन जाता है। अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 23 का ये केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी टेम्परेरी बेसिस पे जब तक पार्लियामेंट अपना खुद का लॉ ना निकाल ले, और वो कमेटी के अंदर कौन थे? पीएम थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे एंड सीजीआई थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आ जाओ अब आर्टिकल 326 पे। आर्टिकल 326 बात करता है कि एवरी सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट, और यहीं पे आपका यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की भी बात आ जाती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े आर्टिकल 329 पे, ये बात करता है बेसिकली, ये बार करता है कोर्ट्स को टू इंटरवीन इन दी मैटर ऑफ इलेक्शंस। तो कोई भी मैटर जो इलेक्शंस का है उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, और वहाँ पे जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो कोई भी अगर इशू रेज होता है तो वो कहाँ जाएगा? वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और वही उस मैटर को एडजुडिकेट करेगा। ओके, केसेस की और बात कर लेते हैं। एक और केस है आपका इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बन सकता है, वो है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है आपका, ये रिलेट करता है नोटा से। बेसिकली ये सवाल उठा था इस केस में कि हर वोटर की अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर आप उसे ये ऑप्शन नहीं देंगे कि मैं जितने वोटर्स, जितने भी मुझे पर्सन्स दिख रहे हैं, मुझे उन्हीं को वोट करना है, और अगर मैं चाहूँ कि मुझे किसी को भी अपना वोट नहीं देना है, तो मेरे पास अपना मेरे पास अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रही है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को सुना था, और उसके बाद ये जजमेंट दिया था कि नन ऑफ द अबव, जो कि नोटा का ऑप्शन है, वो इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो भी वोटर है वो अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाए अपने ओपिनियंस को। अगर उसे किसी को वोट देना है तो ठीक है, अगर वो ये देखता है कि जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनमें से किसी को भी वोट नहीं दिया जा सकता, तो वो नोटा का ऑप्शन भी चूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो निकल करके आती है इस पर्टिकुलर केस में से, जिसमें से पैसेज आ सकता है। ठीक है, केस का पैसेज आपको दे देंगे, और उनमें से ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं। हमने यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी वाला केस देख लिया। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। उसके बाद हमने अनूप बर्नवाल का बिल्कुल बहुत ही रीसेंट पिछले साल का केस भी देख लिया, और PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देख लिया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट केसेस जो भी लैंडमार्क होते हैं, पास्ट के होते हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जैसे ये केस है, इसका पैसेज दे देंगे, और केसेस जो पूछ रहे हैं या इन्फॉर्मेशन जो पूछ रहे हैं वो कुछ पुरानी पूछ रहे हैं, ऐसी पूछ रहे हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉ ग्रेजुएट्स को या लॉ स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही केसेस आपके लिए करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और अगर आप इन्हीं केसेस को बहुत ही अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली, होलिस्टिकली एक ही सोर्स से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आपको इस चीज़ का स्टडी मटीरियल मिल जाता है, जिसके अंदर आपके 1950 से लेकर के 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो सारे कवर्ड हैं। जितने लैंडमार्क केसेस बन जाते हैं और जितने भी आपके
आपके पास रीसेंट जजमेंट्स बन जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैट की लिंक दी गई है, उसे आप जाके क्लिक करेंगे तो मेरी व्हाट्सअप चैट ओपन हो जाएगी, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। उसके बाद अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करना है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छा करना है और प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड एनवायरनमेंट में, तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की ये है कि ये आपको PDF फॉर्म में मिलती है। ऑफलाइन से अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि OMR में कितना टाइम लग रहा है और अपने पेपर पैटर्न को आप किस तरह से देंगे वो आप समझ पाते हैं। अभी क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए हमने 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ भी निकाल दी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, बहुत ही मिनिमम 629 के प्राइस में। ये भी आप अवेल कर सकते हैं व्हाट्सएप चैट जो नंबर नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे क्लिक करके। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे इस लेक्चर की भी ये जो केस हमने पढ़ा इसकी समरी भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है आपके लिए, वो मैं वहाँ देने की कोशिश करती हूँ। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। टेक केयर।